और अब रुख करते हैं इंतखाबात का। यूपी में 5वें मरहले के तहत 12 अजला की 61 सीटों पर वोटिंग जारी है। हमारे साथ दो मेहमान अनिल मिश्रा साहब और हसीब जामई साहब जुड़े हुए हैं। हसीब जामई साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि जो एक मुद्दा उठ रहा है यहाँ पर स्ट्रे कैटल्स के हवाले से, सुबह से ही जब हम बात कर रहे हैं, हमारे नुमाइंदे लोगों से बात कर रहे हैं पोलिंग बूथ्स पर, तो एक तो बेरोजगारी और जो स्ट्रे कैटल्स है इस हवाले से भी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये बता दें कि जब एक सरकार कोई लॉ लाती है, एंटी स्लॉटर लॉ लाया गया, लेकिन क्या वो सिर्फ उस वक्त के इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा या फिर एक एनवायरनमेंट उस वक्त में कैसा क्रिएट होगा, ये सिर्फ उस एक लॉ उस बेसिस पे लाया जाता है, या फिर ये कि इसके बाद इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, इसके बाद सरकार किस तरह से जो हालात आएंगे उनको कैसे निपटा जाएगा, वो तमाम तर चीजें भी देखी जाती है। लेकिन यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि बस एक जो हवा क्रिएट की गई, लेकिन उसके बाद क्या माहौल हुआ उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जी, मैं आवाज बराबर नहीं आई मेरी। जी हसीब साहब, अभी आपको आवाज ठीक से पहुंच रही है? जी जी, अब आ रही। जी हसीब साहब, स्ट्रे कैटल के हवाले से आपसे पूछ रही हूं कि जब एंटी स्लॉटर लॉ लाया गया, क्योंकि ये सरकार वो सरकार जो आवारा जानवरों के हवाले से, गाय के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बहुत बात करते हैं, और लॉ भी लाया गया, लेकिन लॉ बस लाया गया, एक हवा क्रिएट की गई, उसके बाद उनका तहफ़्फ़ुज़ कैसे होगा इस पर ध्यान ही नहीं दिया गया, जिस वजह से लोग आज परेशान हैं, किसान परेशान है। जी बिल्कुल, जब इसके ताल्लुक से ये कानून लाया गया तो ये समझा गया कि इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए होगा, लेकिन उसके बाद से जो कुछ होना चाहिए था मेरे हिसाब से हुआ नहीं। इसकी वजह से जो है उनके सर पे जो है लाल बत्ती के हिसाब से कुछ ऐसे निशानियां भी रखी जाने की बात थी और रखी भी गई, लेकिन उसके बाद से उसका कोई खास असर नहीं पड़ा और बिल्कुल आवारा जो है इधर उधर जो छुट्टा जानवरों की तरह जो है फसलों को जो है नुकसान करती रही है। अब इनको जो है किसी भी कानून को लाने से पहले पूरा सियासी इस्तेमाल की, बिल्कुल सियासी इस्तेमाल किया गया, जानवरों का भी बिल्कुल सियासी इस्तेमाल किया गया। अब इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? अगर कोई कानून बना रहे हैं तो उसका पूरा आप सिस्टम बैठाइए ना भाई, उसको किस तरीके से इंतजाम करना है, कैसे रखना है, तो वो बनेगा। ये सिर्फ सियासी इस्तेमाल करके फिर वो जो है गाय के नाम पर इस तरीके से नहीं करना चाहिए। जी मनोज, बिल्कुल, गाय के नाम पर ही सिर्फ सियासत करना ये सही नहीं है। अनिल मिश्रा साहब, क्या ठीक है, अनिल मिश्रा साहब से हम राब्ता बनाने की कोशिश करेंगे। हसीब जामई साहब, अगर हम पिछले बात करते हैं जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं 61 सीटों पर, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि जो मुस्लिम सीटें थी 2017 में 22 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद, हसीब जामई जी, अच्छी खासी है, 20% से 25% मुस्लिम वोटर्स हैं इन 22 सीटों पर, उनमें से 18 सीटें बीजेपी जीत कर आई थी। तो इसकी वजह आप क्या देखते हैं और क्या इस बार भी ये तस्वीर कुछ ऐसी होगी, क्योंकि ओवैसी फैक्टर को भी इस बार जोड़ा जा सकता है? देखिए ओरेरा जी, बिल्कुल जो है इस आपके जो इलेक्शन हो रहा 5वें मरहले में टोटल 12 अजला की 61 सीटों पे इलेक्शन हो रहा है। ये पट्टा पूरा दलित और मुस्लिम बेस्ड पट्टा है, और ये भी माना जा रहा है कि ये बीजेपी का किला है। प्रयागराज, अयोध्या, चित्रकूट, ये सब मिला करके मिलजुला, और यहीं से संजीवनी मिली थी बीजेपी को अयोध्या से। लेकिन ये दलित और मुस्लिम पट्टा होने की वजह से अब पिछली मरतबा जो है 18 सीट बीजेपी को, 22 बाहुल्य जो क्षेत्र थे, बाहुल्य सीटें मुस्लिम जो थी, उसमें से 18 सीट जो बीजेपी ले गई। जो दलित बाहुल्य सीट थी जो तक, उसमें 28 सीटें, 36 सीटें दलित बाहुल्य थी, उसमें 28 सीटें जो है बीजेपी लेके गई। अब जाहिर है उसके कुछ वजूहात होंगे, तीन तरफ लोग चले जाते हैं 30-30%, तो 15% वाला तो ऐसे भी कामयाब हो जाएगा। अब तीन तरफ लोग जो है अपना बैठ जाए, कई जगह बैठ जाए, जो कम वाला रहेगा वो कामयाब हो जाएगा। यही हुआ। हसीब जामई जी, इस बार भी तो तस्वीर कुछ ऐसे ही है। 2017 में आपको बहुत अच्छे से याद होगा, ओवैसी साहब मैदान में थे, लेकिन इतनी मजबूती से चुनाव नहीं लड़े थे। चंद सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और इतनी मजबूती से इतने दौरे उन्होंने नहीं किए थे, इतनी स्पीचें, इतने प्रोग्राम, इतनी रैलियां ओवैसी की नहीं हुई थी। लेकिन इस बार देखिए, इसी बेल्ट पर बाराबंकी हो, बहराइच हो, कौशाम्बी हो, रायबरेली हो, यहां पर ओवैसी साहब ने बाकायदा दौरे किए हैं, मेहनत की है एमआईएम ने। तो इसका क्या कुछ असर पड़ेगा इन नतीजों पर?
देखिए और हम बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक हैं। कोई भी कैंडिडेट जो भी इलेक्शन लड़ता है, ऐसा नहीं है कोई मेहनत नहीं करता। अपना वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए भी लोग मेहनत करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि अवैसी साहब जो है कुछ गलत कर रहे हैं। बहुत अच्छे नेता हैं, तमाम मुद्दों पे, मुसलमानों के तमाम मुद्दों पे पार्लियामेंट में सबसे पहले अगर बात करते हैं तो अवैसी जी। मैं उनकी दिल की गहराई से उनका जो है शुक्रिया भी अदा करता हूं और उनके लिए नेक तमन्नाएं भी पेश करता हूं। लेकिन जो कुछ सिनेरियो इस वक्त बन रहा है 2017 के बाद 2022 में, उसको देखते हुए मैं 3 चीजों पे फोकस करता हूं। बीजेपी को अब की न कामयाब होने की जो 3 वजह हैं, वो मैं 3 चीजों पे जो बार बार मैं फोकस कर रहा हूं। सबसे पहली चीज है पोलराइजेशन का ना होना, वोटों का जातिवाद उसमें नहीं जाना। क्योंकि सब आप जान गए हैं कि हमको तालीम चाहिए, हमको हॉस्पिटल चाहिए, हमको रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, समाज में सही स्टेटस चाहिए। इसके अलावा बाकी जो है इससे पहले हिंदू मुस्लिम कर चुके और अब की बहुत ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद देखिए ना, आप मीडिया कर्मी लोग हैं, आपके नुमाइंदे पूरे भारत में फैले हुए हैं। आप खुद देखिए उत्तर प्रदेश में जहां जहां सभाएं हो रही हैं बीजेपी की, जहां जहां सेकुलर इत्तेहाद की हो रही है, समाजवादी की जो सभाएं हो रही है, वहां पे देख लीजिए कितनी भीड़ होती है। और अब की जो है आसिफ जामा जी एक फैक्टर पर और बात करेंगे। बीएसपी पे हम बात करते हैं। बीएसपी ने कभी इतने मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारे जितने 2022 में उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवारों को मौका दिया है। तो क्या ये भी एक बड़ा फैक्टर होगा? हम एमआईएम पर तो बात करते हैं कि एमआईएम मुस्लिम वोट काटेगी या मुस्लिम वोट जो है इसे बिखर जाएगा। बीएसपी की तरफ भी हमें देखना चाहिए कि बड़ी तादाद में मुस्लिम उम्मीदवारों को मौका बीएसपी ने दिया है। इससे भी तो मुस्लिम वोट तकसीम हो सकता है। बिल्कुल जो है बीएसपी ने जो है जिस तरीके से 2017 में समाजवादी से कम वोट परसेंटेज उनका नहीं था, उनका जो 15 से 20 वोट फीसद भी अच्छा था, बिल्कुल फिक्स है वो। अब 2007 में जो उन्होंने हुकूमत बनाई तो 30% पे गए थे, तो 2007 में हुकूमत बनी थी। लेकिन किसी भी इलेक्शन में आप देख लीजिए 15-20% के लमसम ही में रहते हैं इधर कुछ जो है सालों से जो इलेक्शन होते आ रहे हैं। हम बीएसपी को नकार नहीं सकते, लेकिन उसकी हम बता रहे हैं ना कि एक रुझान बना होगा लोगों का, पोलराइजेशन नहीं होना। मुसलमान अब की किसी भी शशोपंज में मुब्तला नहीं है। जहां पे देख रहे हैं कि समाजवादी की तमाम चीजें, समाजवादी के मुसलमान भरपूर तरीके से निकल रहे हैं तो उनके साथ आ रहे हैं। बीएसपी के अगर जहां पे मुसलमान निकल रहे हैं, मैं निकलने की बात कर रहा हूँ, वहां से अगर निकल रहे तो ही मुसलमान उनके साथ है। और एमआईएम की जो बात है, मैं 5000, 2000, 3000, 10,000 वोट की बात नहीं कर रहा हूँ। एमआईएम में भी जहां से कैंडिडेट निकल रहे हैं वहीं पे मुसलमान उनके साथ हैं। अब उसकी इस बात और भी जाहिर है किसी का अंदाजा कैसे लगाया जाए। माजी को रख करके हाल को देखते हुए मुस्तकबिल का अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या कुछ उन्होंने किया है और क्या कुछ इसके ताल्लुक से कर सकते हैं अगर इनको मौका मिले। बिल्कुल। और हसीब जामी साहब, लेकिन एक कोशिश जो यहाँ पर ये भी है कि खुद को माइनॉरिटी लीडरशिप के तौर पर भी प्रेजेंट करना। तो अगर यूपी में ये कोशिश है असदुद्दीन ओवैसी की कि एक मुस्लिम लीडर के तौर पर खुद को आगे कर सके, वो एक फिर चेहरा जो है नेशनल लेवल पर भी एक माइनॉरिटी लीडर के तौर पर उभर सकते हैं। तो उस कोशिश में क्या वो किसी हद तक यूपी में कामयाब होते हुए दिख रहे हैं? जबकि वोटरों से जब बात होती है तो उनको भी ये मन में ही डर है कि नहीं, इससे वोट बटेगा और बेहतर यही होगा कि उन्हीं पार्टी को दे जहां पर पता है कि चांसेस ज्यादा है। देखिए मुनज्जरी, उत्तर प्रदेश में एमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जहां जहां सभाएं की, बिलाशुबा बहुत भीड़ थी, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत अच्छे लीडर है, मैं उनकी दिल से कद्र करता हूं। लेकिन मुझे याद आता है जब इमरान खान पहली मर्तबा इलेक्शन लड़ रहे थे पाकिस्तान में, उतनी भीड़ किसी सभा में नहीं होती थी जितनी भीड़ उनकी सभाओं में होती थी। लेकिन रिजल्ट क्या आया था पहले इलेक्शन का आपको खुद अच्छे से मालूम है। और यही हाल है, आखिर में मुसलमान सूझबूझ के साथ काम कर रहे हैं। अब एमआईएम की जहां जहां सीटें मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में जो है उनकी सीट वो लड़ा रहे हैं, जहां पे उनको लग रहा है, लोगों को लग रहा है कि इनकी सीट निकल रही, बिल्कुल साथ में है। बसपा में जहां पे लग रहा, अब बसपा बेचारी क्या करे, अब वो सारे नेता तो दूसरी जगह चले गए। अब दूसरे जमातों में जहां पे मुस्लिम अच्छे अच्छे थे जिनको टिकट नहीं मिल पाए, जो समीकरण आपके अखिलेश ने बैठाया, अखिलेश यादव ने बैठाया है, उसको देखते हुए बहुत सारे मुसलमान बड़े बड़े नेता टिकट नहीं पाए। उन लोगों को फिर बसपा ने बुला बुला करके टिकट, जैसे एक मिसाल दे रहा हूं मैं,
शादाब फातिमा जहूराबाद तो इस तरह के ये उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित नहीं होंगे, ये नुकसान नहीं पहुंचाएंगे समाजवादी पार्टी को? मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम का कार्ड पूरा चल रहा था पिछले कुछ सालों से, उसको मद्देनजर रखते हुए, दूर अंदेशी का मुजाहरा करते हुए अखिलेश यादव ने मुसलमान कैंडिडेट से, मुसलमान नीति से, मुसलमान लफ्ज से, मुसलमानों से थोड़ी सी एक समझौते के मसलहतन उन्होंने दूरी बनाई है, ताकि किसी भी तरीके से इस गवर्नमेंट को हटाया जा सके। और फिर बाद में क्या कुछ करेंगे वो मुसलमानों के लिए, जैसे उन्होंने 2012 के मैनिफेस्टो में जो मुसलमानों को 9% जो है रिजर्वेशन की बात कही थी, वो ढाक के 2 पार्टी साबित हुए। लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं, तमाम नेताओं से उम्मीद करते हैं कि जो भी सत्ता में वो बेहतर करने की बिल्कुल हसीब जामई साहब, लेकिन अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बिल्कुल हसीब जामई जी, हम दोबारा से आएंगे, मुनज़्ज़म रोकना चाहेंगे, सीधे बाराबंकी का रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त बाराबंकी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तारिक कमर, क्योंकि 3 घंटे से ज्यादा की पोलिंग हो चुकी है, बाराबंकी की अगर हम बात करते हैं, क्या कुछ रुझान वोटरों में है और शुरुआती जो पोलिंग फीसद है वो क्या कुछ कह रहा है? हाँ देखिए, मैं बता दूं आपको कि सुबह 7 बजे एग्जैक्ट यहाँ पर पोलिंग शुरू हुई और जो जोशो खरोश देखा गया वो काबिल दीद भी था और बाइस से तरगीब भी था। बाराबंकी के वोटर्स ने जिन मौज़ूआत का इंतखाब किया है आज अपने जमहूरी हक़ के इस्तेमाल के लिए, वो वाकई ये बताने के लिए काफ़ी है कि लोग अभी सियासी शऊर का मुजाहरा कर रहे हैं और अपने जमहूरी हक़ के इस्तेमाल के लिए बेइंतहा संजीदा हैं। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे हम। फैज़ साहब, ये बताइए कि जो मौज़ूआत हैं इस वक्त पोलिंग के वो क्या हैं? क्या वाकई उन बुनियादी मौज़ूआत की तरफ बाराबंकी के अवाम लौटे हैं जिनकी इस जमहूरियत को ज़रूरत है, इस देश, इस प्रदेश को ज़रूरत है? बिल्कुल, क्योंकि सुबह 7 बजे से हमारे यहाँ बाराबंकी की पोलिंग शुरू हो गई है और लोग जो है अपने ज़ाती कामों को रोक के वोट दे रहे हैं और इस बार का वोट सिर्फ विकास के लिए हो रहा है और तरक्की हो हमारे प्रदेश की, हमारे मुल्क की। अच्छा, कुछ कोशिश की गई कुछ मनफी ज़हनियतों की जानिब से कि इसका रुख तब्दील किया जाए, मज़हब से जोड़ा जाए, लेकिन हमने ये देखा कि बाराबंकी के जो आवाम है उन्होंने संजीदगी का मुजाहरा करते हुए अक्सर नज़रअंदाज कर दिया ऐसे मौज़ूआत को। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बाराबंकी में हमेशा एक चीज़ की तारीख़ रही है कि ये देवा और महादेवा की जो है ज़मीन है और यहाँ से हमेशा कौमी एकता की बात की गई है और कौमी एकता ही पर मामला हुआ, कभी भी कोई मज़हब का कोई मामला नहीं बन पाया। बिल्कुल तारिक, क्योंकि आप बाराबंकी में मौजूद हैं और बाराबंकी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर बुनकर सबसे बड़ा इशू है। यहाँ पर वीविंग जो होती है और बुनकर और कपड़े के कारोबार से जो लोग जुड़े हुए हैं उनका इशू हमेशा से रहा है, चाहे वो बिजली बिल को लेकर हो, चाहे वो कारीगरों की जो फीस उन्हें दी जाती है, उन्हें जो तनख्वाह दी जाती है उसका मसला रहा हो, या फिर धागे के दाम को लेकर रहा हो। यानी कुल मिलाकर बुनकरों का मसला यहाँ पर हमेशा हावी रहा है। इस बार बुनकरों के हालात क्या कुछ हैं, बुनकरों का क्या कुछ कहना है? बहुत अहम सवाल किया जा रहा है आप लोगों से। आप बहुत अहम मौके पर अपना वोट इस्तेमाल करने आए हैं। कारोबारी हालत क्या है? बिलखुसूस बुनकर परेशान है और महंगाई को लेकर बहुत परेशान है। आप क्या कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप? इस बार मतदाताओं में बहुत जागरूकता दिख रही है, लोग मतदान करने निकल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और इस बार युवा बदलाव के लिए वोट कर रहा है। बेरोजगारी के जो है रोजगार युवाओं को नहीं मिला, इसके खिलाफ लोग वोट कर रहे हैं और कारोबार में वो लोग बहुत परेशान, जिसके खिलाफ लोग वोट डाल रहे हैं। और अच्छी बात है, लोग हम ज़्यादा लोग अपील करेंगे कि लोग वोट डालने घर से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। कारोबारी हालत क्या है बिलखुसूस बुनकरों के हवाले से? कारोबारी हालत बहुत ख़राब है और जो है हर आदमी परेशान है। आज की आर्थिक देखते हुए सब परेशान है। क्या परेशानी है भैया, क्या परेशानी है? ये परेशानी तो कोई नहीं है। रोजगार है जी? नहीं, रोजगार ज़्यादा नहीं है। रोजगार ज़्यादा नहीं है जी। रोजगार की क्या हालत है? बहुत ज़्यादा रोजगारी की परेशानी है, बहुत लोग परेशान हुए हैं, इसलिए जो है सरकार से देख रहे हैं आपके लोग जो हैं कहीं ना कहीं मायूस है रोजगार को लेकर, उन तमाम मसाइल को लेकर जो जिनको जिन बच्चों से आप बात कर रहे थे, जिन वोटर से बात कर रहे थे, इस एज के और इस उम्र के लड़के बाराबंकी और खासतौर से इस बेल्ट के लड़के अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहरों की तरफ जाने पर मजबूर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर रोजगार नहीं है। कपड़ा इंडस्ट्री ज़रूर है, कपड़े की सनत ज़रूर है, लेकिन उसे बढ़ावा देने के लिए चीज़ें मौजूद नहीं हैं। तो इस एज के लोग माइग्रेशन करने को मजबूर होते हैं, पलायन करने को मजबूर होते हैं। सवाल नौजवान देखें जो लाइनों में खड़े हुए हैं, लेकिन कुछ खवातीन भी यहाँ पर घरों से बाहर आई हैं बड़े पैमाने पर, महंगाई को लेकर बाहर आई हैं बड़े पैमाने पर, महंगाई को लेकर
उठ रही हैं, तालीम को लेकर बड़ी आवाज़ें उठ रही हैं। आप क्या कहना चाहती हैं? सर हम ये कहना चाहते हैं कि जब लोग चलिए इस वक्त पीएल पुनिया कुछ कह रहे हैं बाराबंकी से, पहले उन्हें सुन लेते हैं। बेरोजगारी है, गरीबी है, लैंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वो काबू के बाहर है। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार ही उत्तर प्रदेश क्राइम में नंबर 1 है, लेकिन नज़रअंदाज करते हैं अपने भाषणों में भारतीय जनता पार्टी के नेता। तो गंभीर मुद्दे हैं। सर आपके बेटे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह से वो इस बार जीतेंगे, क्या रणनीति बनाई आपने? देखिए, बाराबंकी में जैतपुर विधानसभा से तनुज पुनिया जो मेरे बेटे हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत की है, जन जन तक संपर्क किया है, लोगों को एक एक दो राउंड सभी ग्राम सभाओं में करीब सभी बूथ तक वो पहुँचने का उन्होंने प्रयास। बिल्कुल तारिक, आप बाराबंकी में मौजूद हैं। बाराबंकी के अलावा जो बाराबंकी की दूसरी सीटें हैं, चाहे जैतपुर की बात करें, कुर्सी की बात करें, रामनगर की बात करें, बाराबंकी शहर की बात करें, तो क्या कुछ खबरें मिल पा रही हैं? पूरे इन 6 सीटें जो हैं बाराबंकी की, 5 या 6 सीटें, इन पर किस तरह का रुझान है लोगों का? हाँ देखिए, सभी असेंबली हलकों से हम मुसलसल राब्ते में हैं और बिल्कुल ये 6 जो सीटें हैं ये अपने आप में ये गवाही पेश कर रही हैं कि इन्होंने आज तमाम हलकों के लोगों ने अपने सियासी शऊर का मुजाहरा करते हुए एक ऐसा निज़ाम कायम कर दिया है जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि बाराबंकी के जो लोग हैं वो सियासी तौर पर बहुत बेदार हैं, उनको मालूम है किन बुनियादों पर। लेकिन शुरुआती जो वोटिंग फीसद है उसमें ये बेदारी नजर नहीं आ रही है तारीख, क्योंकि 6% तकरीबन पोलिंग बाराबंकी में शुरुआती 2 घंटों में हुई है। क्या उम्मीद की जाए कि जैसे जैसे पोलिंग आगे बढ़ेगी लोगों में जोशो खरोश बढ़ेगा और वोटिंग फीसद भी बढ़ेगा? हाँ बिल्कुल, देखिए ये हम कह सकते हैं क्योंकि आज मौसम में खुनकी थी, गुज़िश्ता शब बारिश भी हुई थी जिसकी वजह से थोड़ी सी ठंड भी बढ़ी थी, लेकिन इस वक्त सूरज निकल आया है, धूप अपने पूरी तवानाई के साथ है और हम यही महसूस करते हैं कि बिल्कुल, यानी हम उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे जैसे दिन ऊपर चढ़ेगा लोगों में जोशो खरोश बढ़ेगा और लोग वोट करने के लिए घरों से निकलेंगे। और यही अपील न्यूज़ 18 उर्दू भी बार बार कर रहा है कि अगर वोट अभी तक आपने नहीं डाला है तो अपने हक रायदही का इस्तेमाल कीजिए। आपका वोट बहुत अहमियत का हामिल है, अपने वोट की अहमियत समझिए, उसकी ताकत समझिए। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक कमर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आसिफ जामाई जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और सीधे वापस चलते हैं स्टूडियो मुनज़्ज़ा के पास। तो इंतखाबी अमल जारी है। 5वें मरहले के तहत 12 अजला की 61 सीटों पर वोटिंग जारी है। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। आदाब।